आज जो यूनियन बजट माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मोदी 3 सरकार में जो प्रस्तुत किया है, उसको लेकर किस प्रकार से इस बजट के अंदर जो वंचित है उसको संचित करने के लिए, जो शोषित है उसको पोषित करने के लिए, और हर वर्ग, कोई भी कोना देश का, और किसी भी अगर हम कहें कि विकास की जहाँ जहाँ पर ज़रूरत है, किसी भी डिपार्टमेंट के नाते कोई भी चीज़ को इसमें नज़रअंदाज नहीं किया गया। सबका ध्यान एक सर्वस्पर्शी और मैं कहूँगा कि सर्वजन के लिए ये एक बड़ा हितकारी बजट आया है। चाहे टैक्स की स्लैब की बात हो और चाहे ज्ञान, जो अंतरिम बजट के अंदर जो एक झलक इस बजट की एक दिखाई दे गई थी, ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इनको भी फोकस किया और भविष्य के अंदर किस प्रकार से देश को आगे बढ़ना है, उस रोड मैप के लिए भी, रिफॉर्म्स के लिए भी यहाँ पर जो है बजट का प्रावधान किया गया है। बहुत सी बातें हैं। तो आज हम सब, आप सबको साथियों को इसलिए बुलाना हुआ कि जिस प्रकार से मोदी जी ने एक विकसित भारत की बात कही थी, वो केवल बात नहीं थी, वो नारा नहीं था। ये सारा बजट उस विकसित भारत को जो है आगे बढ़ाने के लिए, उस थीम के ऊपर जो है ये यूनियन बजट है। और इसी के बारे में आज आपसे बात करनी थी। कोई मनु भाकर हरियाणा की बड़ी लाडली बेटी है, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियाँ, एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है, तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और जब बेटी आएगी भी, हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। और हमने तो सोचा था कि वो पेरिस में पता चला ओलंपिक की डेट आ गई, हमने अपने विभाग में बल्कि एक योजना का श्री गणेश कराना है, तो हमने मनु भाकर के नाम के ऊपर भी उसमें सोचा था। और बिटिया अगर ठीक टाइम पे आ गई तो हम उसी से इस योजना का श्री गणेश भी करवाएंगे। सब तैयारी, सब पार्टियां अपने तरीके से अपनी तैयारी करती हैं, कोई भी तैयारी में आ सकता है, लेकिन ये फ्रेंडली मैच है। आप अगर देखेंगे, दिल्ली को फ्रीबीज के नाते छोड़ दें और पंजाब में इनका तुक्का लग गया, बाकी पूरे देश के अंदर जहाँ ये गए इन्होंने मुंह की खाई। 1000 के आंकड़े भी कई बार तो इनके उम्मीदवार वोटों के नाते छू नहीं सके। ये कांग्रेस की बी टीम है और हरियाणा के अंदर इनका फ्रेंडली मैच चल रहा है। और आज मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की हैसियत एक वोट कटवा पार्टी की रह गई है, और उसी नाते वो आज ये जो है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता, क्योंकि इस बार के पंजाब और दिल्ली की अगर आप बात करें, पंजाब के किसी व्यक्ति के पास आप चले जाएं, वो बिजली के बारे में सबसे पहले आपको कहेगा, जो उन्होंने फ्री दी थी, कि भैया पैसे ले लो, हमारी बिजली हमें वापस कर दो। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की बात है, विकास की बात है, आज पंजाब का ये स्थिति है कि अगले 3 महीने बाद शायद वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह भी ना दे पाए। यानी पंजाब का विकास भी रुक गया है। पंजाब का जो एक नाम होता था जिस नाते कि भाई रंगला पंजाब, उस पंजाब को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है आम आदमी पार्टी ने। केवल अपनी एक सरकार लाने के लिए कुछ ऐसी नीतियाँ कि भाई हम फ्री के अंदर ये देंगे, लेकिन पंजाब को सशक्तिकरण ना उसका करना, तो मैं तो टोटल फेलियर मानता हूँ सरकार का। और आप किसी से भी बात कर सकते हैं पंजाब के आदमी से, समझदार हैं। और हरियाणा तो लगभग पिछले 35 सालों से भी ज़्यादा केंद्र के फुटप्रिंट्स के साथ चलता है। हरियाणा का व्यक्ति ये समझता है कि जो पैसा केंद्र की सरकार से आ सकता है, हरियाणा बिल्कुल सटा हुआ है। और आप पिछले 35 साल से भी पहले का रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे, जो सरकार केंद्र में होती है, हरियाणा का आदमी उसी सरकार को हरियाणा में लाता है ताकि हरियाणा का विकास, और ये हुआ भी है। हरियाणा को बिल्कुल पंजाब से जब अलग किया गया, तो हमें ऐसे एरियाज़ दे के अलग किया गया था जहाँ पर कोई विकास नहीं था। ये लगता था कि हरियाणा सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन आज हरियाणा, जिसको छोटा भाई कहा जाता था, है तो आज भी छोटा भाई, लेकिन विकास के मामले में अपने बड़े भाई से कई मीलों आगे निकल गया है। इनको लेकर एक ठोस योजना इस बजट में बनाने की बात की गई है, क्योंकि हमारा किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, हमारा किसान जब तक आत्म या स्वावलंबी नहीं बनेगा, उसको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, तब तक निश्चित रूप से हम किसान साथी को मजबूत नहीं कर सकते।
और इसमें दलहन और तिलहन के ऊपर सरकार ने विशेष फोकस रखा है, क्योंकि उसकी हमें खुद यहाँ भी इतनी ज़रूरत है जितनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत है। आपने बात ठीक कही, हर्बिसाइड और जो भी इस प्रकार की दिक्कतें होंगी इसको फेस करेंगे, इसको आने नहीं देंगे। यहाँ तक मेरी नॉलेज है कि 70 पार शायद नारा दिया है इस बार कांग्रेस ने, 70 पार ध्यान होगा आपके। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 70 नेता हैं जो सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पहले अपने 70 गुटों से पार पालें, फिर 70 पार की बात करें। कांग्रेस के अंदर ना नेता एक हैं, ना इनकी नीति एक है, और नीयत तो एक है ही नहीं। तो मेरा बड़ा क्लियर कहना है, कांग्रेस एक दूसरे को खुद को ही हराने का काम करेगी। ये 70 पार का नारा भी इनका फेल होने वाला है, और इनकी यात्राओं के अंदर भी जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं तो इनको यही कह सकता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आप इकट्ठे हों तो लड़ने की बात करें, वरना तो आपस में लड़ लड़ के ही आप समाप्त हो जाएंगे। देखिए, आप ममता जी का कभी भी अगर पुराना कोई भी इस तरह का रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे, ममता जी केवल अपनी बात कहते हैं, अपनी बात कह के वहाँ की स्थिति को ना समझना, आरोप लगाकर आ जाना। आप आज तक जितनी मीटिंग्स हुई हैं, आप ऑन रिकॉर्ड उनका निकलवा के देख लें। और मैं इस बात को लेके, देखिए, विपक्ष के और जो सीएम नहीं गए थे उनके लिए भी कहना चाहता हूँ, आप बजट के ऊपर रुक्का फाड़ फाड़ के रोते हो, बजट में ये नहीं मिला, बजट में ये नहीं दिया, बजट। और जब आपके प्रदेश की नीतियों की निर्धारण की बात होती है, विकास के ऊपर चर्चा, आपके प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है, आपसे पूछा जाता है, तब आप जाते नहीं। ये सरासर उन सब प्रदेशों के वोटर्स के साथ एक धोखा है, एक चीटिंग है। और विपक्ष के मुख्यमंत्री केवल एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के नाते, एक विरोधी पॉलिटिक्स के नाते ये कुकृत्य करते हैं। ममता जी को मैं ठीक मानता हूँ कि चलो आप मीटिंग में गए, लेकिन मीटिंग के बाद आके अपनी बात कह के और ये कहना जी मुझे 2 मिनट कम बोलने दिया गया, ये तर्क या कुतर्क किसी के समझ नहीं आएगा। मैं तो केवल इतनी बात कहता हूँ कि नीति आयोग की बैठक कोई राजनीति करने के लिए नहीं होती। नीति आयोग की बैठक अपने अपने राज्य को विकास का जो एक एजेंडा है उसको मजबूत करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए नीति आयोग की बैठक होती है। और दुर्भाग्य है, दुर्भावना से सारे ये जो हमारे विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, ये सब उसमें भी राजनीति तलाशते हैं, जड़ों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बड़े इंग्लिश माहौल के अंदर उनकी परवरिश हुई है, उनको तो अभी तक यही नहीं पता कि गुड़ का जो ये एक 5 किलो का, जिसको हम भेली बोल देते हैं, वो फ्रूट होता है, कौन से पेड़ पे लगता है, उनको ये नहीं पता कणक कहाँ लगती है, गन्ने से चीनी बनती है। तो अच्छी बात है, वो जितना जड़ों में उतरेंगे उतना भारत को समझेंगे, और भारत को सीखने का उनका एक मैं तो कहूँगा वो चल रहा है, ये टूरिज़्म सीखने का। तो उनको शुभकामनाएं, और जड़ों तक भारत को घुस के उनको सीखना चाहिए। जिसने पहले भारत को सीख रखा है, भारत के परिवेश में पला है, भारत की मिट्टी। देखिए, माननीय मोदी जी की जो जीवन की यात्रा है बड़ी संघर्ष से उठ के चली है, जड़ों से जुड़ के चली है। जो जड़ों से दूर है उसको ऐसे काम करने की ज़रूरत है, और शुभकामना, जितनी जल्दी भारत को सीख लेंगे भारत उनके अंदर आएगा।